हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एपिसोड 14। 5 दिन बाद आज खुशी की हल्दी की रस्म होनी थी। कल मेहंदी और परसों शादी थी, जिस कारण पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस शादी में शेखावत या रजावत दोनों में से ही किसी ने भी किसी मेहमानों को या दोस्तों को नहीं बुलाया था, क्योंकि उन्हें पता था ये शादी किन हालातों में और किस तरह हो रही है। इसलिए ये शादी राजस्थान में ना होकर मुंबई में ही कराई जा रही होती है। मुंबई में ही इन दोनों परिवारों के बड़े और आलीशान विला होते हैं और उसी विला में इस शादी को कराया जा रहा होता है, जिसे उन्होंने दुल्हन की तरह सजाया गया था। रात का समय। हल्दी की रस्म रात को की जा रही होती है। खुशी अपने कमरे में एकदम शांत बैठी होती है। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं होते हैं, ना ही उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था वो खुश है या उदास। कुछ भी नहीं बोला जा सकता था। खुशी चुपचाप ड्रेसिंग के सामने बैठी होती है और उसकी दोनों माँ उसे तैयार कर रही होती है। और उसे तैयार करने के बाद राधा खुशी को अपनी नम आंखों से देखकर बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नज़र न लगे इसे। बोलते हुए वो उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। वही उनकी बात सुन खुशी अपने मन में बोली, नज़र तो लग गई ना माँ मेरी खुशियों को, मेरी ज़िंदगी को, जिस पर एक काला टीका लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं। ये सोचते हुए वो खुद को ही आईने में देखने लगती है, जहाँ वो खुद के ही अक्स को देख फिर से अपने मन में बोली, पता नहीं क्यों पर मेरे घर वाले इस बात को नहीं समझते हैं। इस तरह से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं बल्कि दुखों को लाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना सोच वो खुद पर ही मुस्कुराई। तभी निशा उसे देखकर बोली, चलो राधा, हम खुशी को लेकर नीचे चलते हैं। इतना बोल वो उसे अपने साथ नीचे ले जाते हैं। दूसरी तरफ मित्तल मेंशन, जिसे दुल्हन की तरह ही सजाया गया था और पूरे घर में चहल पहल होती है। मिस्टर सीनियर मित्तल एक बड़े से सोफे पर बैठे कुछ सारी तैयारी को देख रहे होते हैं, तो उनके बेटे साहिल मित्तल भी कुछ आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तो उनकी पत्नी भी हल्दी की सारी रस्मों को देख रही होती है। और सारी तैयारी ठीक से हो जाने के बाद वह राहुल को बुलाने उसके रूम के तरफ बढ़ जाती है। राहुल का कमरा। राहुल अपने कमरे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी से घूम रहा होता है। वो खुद से बातें करते हुए बोला, नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं पूरी मुंबई में सबसे अमीर और सबसे एलिजिबल बैचलरों में से एक हूँ। लाखों लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर और उनमें से ना जाने कितनी ही लड़कियाँ मेरे बेड तक आने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरने को तैयार होती है। और मैं यहाँ पर एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ जिसे ठीक से जानना तो दूर, जिसे मैंने देखा तक नहीं। वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, क्या नहीं। और मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। वो अभी सारी बातों को सोच ही रहा होता है, तभी उसके मोबाइल में मोनिका का फ़ोन आता है, जिसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराता है और उसे पिक कर अपने कानों में लगा लेता है। दूसरी तरफ से अब आ जाए, राहुल बेबी क्या कर रहे हो? जिसे सुन राहुल बोला, मोनिका ये तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझे किसी और लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। पर फिर भी तुमने मुझे किसी और से शादी करने के लिए कैसे बोल सकती हो? ये बोलते हुए ही वो परेशानी से पूरे कमरे में चक्कर लगाए जा रहा होता है और आगे बोला, मोनिका, मैं शादी के लिए मना कर देता हूँ, फिर चाहे मेरे दादाजी मुझे जायदाद से बेदखल क्यों ना कर दे और मेरे नाम से मित्तल का टैग ही क्यों ना हटा दे। इतना बोल वो थोड़ा शांत हो जाता है, जिसे शांत होते देखकर मोनिका बोली, राहुल बेबी, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास मित्तल का सरनेम और जायदाद ही नहीं होगी तो तुम में और रास्ते के भिखारी में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। ये बोलते हुए ही वो शांत हो जाती है और उसे ध्यान आता है वो क्या बोल गई।
जिसे समझ वो अपनी बात सुधारते हुए बोली, राहुल बेबी, मेरे बोलने का मतलब है बस 1 साल की तो बात है, तुम किसी तरह मैनेज कर लो। उसके बाद तो तुम उसे डिवोर्स देकर मुझसे शादी करने ही वाले हो, तो ऐसा कुछ भी करने के बारे में मत सोचो। और वैसे भी मैं कुछ दिनों में पूरी तरह से बिजी हो जाऊंगी, तो मेरे पास तो तुमसे बात करने का भी समय नहीं होने वाला है, इसलिए बस 1 साल मैनेज कर लो। उसके बाद तो तुम्हारे दादाजी भी तुम्हें किसी भी चीज़ से बेदखल नहीं करने वाले हैं। इस पर राहुल बोला, पर मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, पता नहीं किस कबार को उठाकर मेरे साथ बांध रहे हैं मेरे घर वाले। जिसे सुन मोनिका बोली, ये तो अच्छी ही बात है ना बेबी, अगर वो कबार हुई तो तुम उसे इतना टॉर्चर करना जिससे वो खुद ही तुम्हें छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए और वो किसी से कुछ बोल भी ना पाए। जिसे सुन राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके रूम का डोर खुलता और उसकी मोम अंदर आते हुए बोली, राहुल चलो बेटा, हल्दी लगाने का समय हो गया है। जिसे सुनकर राहुल फ़ोन कट कर देता है और ना चाहते हुए भी उसे अपनी मोम के साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ मोनिका एक होटल के रूम में किसी आदमी की बाहों में होती है और उसकी बॉडी में कपड़े के नाम पर बस एक पतली सी चादर होती है। और वो फ़ोन कटने के बाद हंसते हुए उस आदमी को देखकर बोली, कितना बड़ा बेवकूफ़ है जिसे खुद ही नहीं पता उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी चला लेता है। ये बेवकूफ़ है। बोलते हुए ही वह हंसने लगती है। जिसे ऐसे हंसते देख वो आदमी बोला, हमें उससे क्या लेना देना, वो जिससे चाहे उससे शादी करे, बस उसके पैसे और दौलत हमें मिलते रहे, उसके अलावा हमें क्या चाहिए। इतना बोल वो मोनिका के ऊपर चढ़ जाता है और उसे किस करने लगता है। जिसे ऐसे देखकर मोनिका बोली, ए क्या जान, हमने अभी ही तो 2 बार किया है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। जिसे सुन वो आदमी मोनिका के चेस्ट पर किस करते हुए बोला, नहीं, मेरा मन तुम्हें देखकर कभी नहीं भरता। इतना बोल वो उसकी बॉडी में एंटर हो उसे प्यार करने लगता और मोनिका भी उसे अपनी बाहों में भरकर उसका साथ देने लगती है। हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।